दोस्तों, आज की कहानी आपको रहस्य, रोमांच और सिहरन से भर देगी। जरा सोचिए, दिल्ली की ठंडी सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के अस्पताल में मासूम चेहरों से मिलने जाते हैं। लेकिन वहीं एक कोने में खड़ा 5 साल का बच्चा आदित्य उनसे कहता है, मुझे पता है आपकी मौत कब होगी। पहले तो लगता है ये मासूम मजाक है, लेकिन जब वो कहता है कि मौत से पहले देश में एक बड़ी घटना होगी और वो यहां उसे रोकने आया है, तो मोदी जी के होश उड़ जाते हैं। फिर शुरू होती है एक ऐसी जांच जिसमें शक अपने सबसे करीबी पर जाता है, रहस्य की परतें खुलती हैं और हर पल ये डर बना रहता है कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दौड़ है मौत से आगे निकलने की। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राजाधम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर, गांव का नाम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। दोस्तों, जरा सोचिए, दिल्ली की एक ठंडी सुबह है। सर्द हवा आपकी खाल को छूते हुए ऐसे गुजर रही है जैसे किसी ने धीरे से बर्फ रख दी हो। सड़क पर हल्की हल्की धुंध तैर रही है और दूर से बस किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही है। लेकिन इस शोर शराबे से दूर प्रधानमंत्री आवास के भीतर हलचल कुछ अलग ही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास जगह जाने वाले हैं, बच्चों के अस्पताल में। लेकिन दोस्तों, ये कोई मीडिया इवेंट नहीं है। यहां कैमरे नहीं है, न भाषण, न तालियां, बस कुछ बीमार बच्चों से मिलने का मन, बस इतना ही। गाड़ियों का काफिला निकलता है, सायरन की आवाज धीरे धीरे पास आती है और फिर अस्पताल के गेट पर रुक जाती है। अंदर जाते ही आप महसूस कर सकते हैं उस जगह की महक, दवाइयों की हल्की गंध, बच्चों की मासूम हंसी और डॉक्टर नर्स की व्यस्त लेकिन गर्मजोशी भरी आवाजें। मोदी एक एक बच्चे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी मेरी नजर एक कोने में खड़े उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है। दुबला पतला, करीब 5 साल का, लेकिन उसकी आंखें, अरे जैसे कोई बूढ़ा आदमी इन आंखों के भीतर बैठा हो। वो भाग कर नहीं आया जैसे बाकी बच्चे आए थे, बस खामोश खड़ा मोदी को देख रहा था। मोदी उसके पास जाते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं, क्या नाम है बेटा? बच्चा धीरे से बोलता है, आदित्य। क्यों नहीं आए सबके साथ मिलने? आदित्य बिना पलक झपकाए सीधे उनकी आंखों में देखता है और कहता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मिलने का समय नहीं, एक बात भी है। दोस्तों, उस पल हवा जैसे थम गई। मोदी हल्का सा चौंकते हैं। क्या बात है बेटा? आदित्य चारों तरफ देखता है, जैसे यह पक्का कर रहा हो कि कोई सुन न ले, और फिर बहुत धीमी आवाज में बोलता है, आपकी मृत्यु कब होगी? मुझे पता है। दोस्तों, ये सुनते ही माहौल में जैसे ठंड और बढ़ गई हो। मोदी पहले हंसते हैं, सोचते हैं कि यह मासूम मजाक कर रहा है, लेकिन आदित्य का चेहरा, अरे उसमें मजाक का एक कतरा भी नहीं था। वो फिर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैं यहां इसलिए आया हूं कि आपको तैयार कर सकूं। मोदी के दिल में एक अनजाना डर उतरता है। वे पूछते हैं, तुम्हें यह कैसे पता? आदित्य शांत स्वर में कहता है, आपकी मौत से पहले इस देश में बहुत बड़ी घटना होगी और मैं यहां उसे रोकने आया हूं। दोस्तों, ये सुनते ही मोदी जैसे पत्थर हो गए। कौन है ये बच्चा और इसे इतनी बड़ी बात कैसे पता? दोस्तों, अब कहानी यहां से और भी दिलचस्प होने वाली है। मोदी जी के चेहरे पर वो सामान्य मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उनकी जगह थी एक गहरी, सोच में डूबी हुई नजर। वो झुककर आदित्य से बोले, तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगे? आदित्य ने बस सिर हिलाकर हां कहा। अस्पताल के एक शांत कमरे में दोनों बैठे थे। बाहर से बच्चों की हंसी और वार्ड में चल रही मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही थी। मोदी जी ने धीरे से पूछा, तुम्हें यह सब किसने बताया? किसी ने सिखाया है या सपना देखा है? आदित्य ने अपनी मासूम सी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, यह मैंने देखा है, अपने सपनों में नहीं, अपने पिछले जन्म में। दोस्तों, सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन मोदी जी के लिए यह पल बिल्कुल अलग था। एक तरफ वो प्रधानमंत्री थे जिनका दिमाग हमेशा हकीकत और तर्क पर चलता था, और दूसरी तरफ 5 साल का बच्चा
जो इतनी साफ और ठोस बात कर रहा था कि उसमें झूठ की गंध भी नहीं थी। मोदी ने गहरी सांस लेकर कहा, पिछला जन्म, इसका मतलब? आदित्य बोला, मैं पहले भी इस दुनिया में रह चुका हूं, लेकिन एक हादसे में मेरी मौत हो गई थी। मरने के बाद मैंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो आने वाला था, और अब जब मैं इस जन्म में वापस आया तो मुझे सब याद है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस वक्त कमरे में माहौल ऐसा था जैसे कोई अदृश्य रहस्य चारों ओर फैल गया हो। मोदी जी के पास सुरक्षा एजेंसियों की फौज है, खुफिया विभाग की रिपोर्ट है, लेकिन 5 साल के बच्चे के मुंह से निकलती ऐसी बात, ये किसी रिपोर्ट में नहीं मिल सकती थी। मोदी ने गंभीर होकर पूछा, अगर तुम्हें सब याद है तो मुझे बताओ वो बड़ी घटना क्या है? आदित्य कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैं सब नहीं बता सकता। अगर मैंने आपको सब कुछ कह दिया तो जो होना है वो बदल जाएगा, और मौत भी बदल सकती है। लेकिन हां, इतना जान लीजिए, वो घटना आपके किसी करीबी के साथ जुड़ी होगी और उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। दोस्तों, मोदी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्होंने तय किया कि इस बच्चे के बारे में और जानना होगा। अगले ही पल उन्होंने अपने एक भरोसेमंद अधिकारी को इशारा किया, आदित्य के परिवार को तुरंत मेरे पास लाओ। लेकिन दोस्तों, जो कहानी आदित्य के परिवार ने सुनाई, उसने मोदी जी को और भी हिला दिया। दोस्तों, अब कहानी का असली रंग खुलने लगा है। थोड़ी देर बाद आदित्य के माता पिता को उस कमरे में लाया गया। एक साधारण से दिखने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, पिता सरकारी नौकरी में क्लर्क, मां एक गृहिणी। उनके चेहरे पर सम्मान भी था और हल्की सी घबराहट भी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनके सामने बैठे थे। मोदी जी ने उन्हें शांत स्वर में कहा, डरिए मत, बस कुछ बातें करनी है। आपका बेटा आदित्य, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मां ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये जन्म से ही थोड़ा अलग है। ये जो सपने देखता है वो सच हो जाते हैं। पहले हमें लगा संयोग है, लेकिन धीरे धीरे हमें यकीन हो गया कि इसके पास कुछ है जो हम समझ नहीं सकते। पिता ने बीच में कहा, जब ये 3 साल का था तब एक दिन खेलते खेलते बोला कि पास के पुल पर आज एक बड़ा हादसा होगा। हम हंस दिए, लेकिन उसी शाम खबर आई कि वही पुल टूट गया और कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, मोदी जी की आंखें अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थीं। ये अब महज एक बच्चा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी रहस्यमय किताब का खुला पन्ना जिसमें भविष्य की इबारतें लिखी थीं। मां ने आगे कहा, लेकिन सर, पिछले कुछ महीनों से ये एक ही बात बार बार कह रहा है आपके बारे में। कहता है कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले सावधान रहना होगा, वरना। मां रुक गईं, आंखों में डर उतर आया। मोदी जी ने धीरे से पूछा, वरना क्या? मां ने धीरे से कहा, वरना वो कहता है कि आप नहीं रहेंगे। दोस्तों, उस वक्त कमरे में जैसे हवा भारी हो गई। मोदी जी ने आदित्य की तरफ देखा। वो बच्चा अब भी उतनी ही शांति से उन्हें घूर रहा था जैसे उनकी आंखों के भीतर झांक रहा हो। मोदी जी ने निश्चय किया, इस बच्चे को अपने पास रखना होगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदित्य और उसके परिवार को गुप्त रूप से दिल्ली में सुरक्षित ठिकाने पर रखा जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह आदेश बाहर निकला, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें अलग ले जाकर एक बात कही, और वो बात सुनकर मोदी जी का शक और गहरा गया। दोस्तों, अब कहानी में सस्पेंस और भी गहरा होने वाला है। मोदी जी कमरे से बाहर निकले ही थे कि उनका सबसे भरोसेमंद सुरक्षा अधिकारी राजीव तेज कदमों से उनके पास आया। उसके चेहरे पर वही भाव था जो किसी को बहुत बड़ा राज बताने से पहले होते हैं, घबराहट और गंभीरता का मिलाजुला रंग। राजीव ने धीमी आवाज में कहा, सर, हमें इस बच्चे के बारे में कुछ अजीब जानकारी मिली है। मोदी जी ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब? दोस्तों, जरा सोचिए। राजीव जैसे अनुभवी अधिकारी की आवाज में हल्का कंपी थी। उसने आगे कहा, सर, हमने आदित्य का बैकग्राउंड चेक किया, जन्म, स्कूल, मेडिकल रिपोर्ट सब देखा। लेकिन सर, इस बच्चे का नाम हमारे एक पुराने केस फाइल में भी दर्ज है। मोदी जी चौंक गए। कैसा केस? राजीव ने चारों ओर देखा, फिर एक फाइल निकालकर उनके हाथ में थमा दी। फाइल के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन नीलवर्ण। राजीव बोला, सर,
ये फाइल 15 साल पुरानी है। इसमें एक दुर्घटना दर्ज है जिसमें एक लड़का मरा था। नाम आदित्य, उम्र 5 साल। हादसा बेहद रहस्यमय था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि मरने से कुछ घंटे पहले उस बच्चे ने अपने पिता को कहा था, आज मैं मरने वाला हूं, लेकिन फिर लौट कर आऊंगा क्योंकि मेरे पास अधूरा काम है। दोस्तों, सुनते ही मोदी जी के हाथ से फाइल लगभग छूट गई। 15 साल पहले मरा आदित्य और आज का 5 साल का आदित्य, क्या ये वही आत्मा है जो वापस आई है? राजीव ने आगे कहा, सर, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये वही है, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड, चेहरे की बनावट और यहां तक कि जन्मतिथि के अंकों का मेल, सब कुछ अजीब तरह से जुड़ा हुआ है। और सर, उस पुराने केस में एक बात और थी। मरने से पहले उस लड़के ने एक और नाम लिया था और वो नाम आपका था। दोस्तों, मोदी जी के दिल में अब एक ठंडी लहर दौड़ गई। एक बच्चा जो शायद पिछले जन्म में भी उन्हें जानता था, आज फिर उनके सामने खड़ा था और उनकी मौत की तारीख जानने का दावा कर रहा था। लेकिन अब सवाल ये था, ये बच्चा उनके जीवन में क्यों लौटा है? और वो बड़ी घटना क्या है जिसे रोकना जरूरी है? दोस्तों, असली मोड़ अब आने वाला है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां रहस्य की परतें खुद खुलने लगी हैं। अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री निवास में आदित्य को एक शांत कमरे में बुलाया गया। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव था। मोदी जी अकेले बैठे थे। सामने वही 5 साल का बच्चा, जिसकी आंखें अब भी वैसी ही गहरी और बेफिक्र थीं। मोदी जी ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, तुम बार बार कह रहे हो कि एक बड़ी घटना होगी। मुझे बस इतना बता दो कि वो किस तरह की घटना है, राजनीतिक, प्राकृतिक या कुछ और? दोस्तों, आदित्य ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, कुछ पल मोदी जी को देखता रहा और फिर बहुत शांत स्वर में बोला, वो एक हमला होगा, और वो सिर्फ आप पर नहीं बल्कि इस देश की आत्मा पर होगा। कमरे की हवा जैसे थम गई। मोदी जी ने जल्दी से पूछा, कौन करेगा ये? आदित्य ने सिर हिलाया, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये हमला तब होगा जब आप एक बहुत बड़े फैसले की घोषणा करने वाले होंगे, और उस फैसले के बाद देश का भविष्य बदल जाएगा। दोस्तों, मोदी जी की आंखों में अब सस्पेंस के साथ साथ डर भी उतर आया था। उन्होंने आगे झुककर कहा, ये कब होगा? आदित्य ने कहा, जल्दी, लेकिन आपके पास इसे रोकने का एक ही तरीका है। आपको उस इंसान को पहचानना होगा जो हमेशा आपके सबसे पास दिखता है लेकिन दिल से सबसे दूर है। मोदी जी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दोस्तों, सोचिए, प्रधानमंत्री, जिनके चारों तरफ सुरक्षा का जाल है, अब खुद यह सोचने लगे थे कि उनके सबसे करीबी लोग भी शायद उनके दुश्मन हो सकते हैं। और तभी आदित्य ने धीरे से एक और बात कह दी जिसने मोदी जी को भीतर तक हिला दिया। अगर आपने इस हमले को नहीं रोका तो सिर्फ आप नहीं, लाखों लोग मरेंगे। दोस्तों, यह सुनकर मोदी जी की आंखों में एक दृढ़ता उतर आई। अब वे जान गए थे कि यह खेल सिर्फ उनकी जान का नहीं बल्कि पूरे देश का है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, वो शख्स कौन है और हमला कहां होगा? दोस्तों, अब कहानी की रफ्तार और भी तेज हो गई है। आदित्य की वो बात जो सबसे पास दिखता है वही सबसे दूर है, मोदी जी के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। अगले ही पल उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद खुफिया प्रमुख अनिल को बुलाया। मोदी जी ने सीधी नजर में कहा, मुझे अपने आसपास के हर व्यक्ति की पूरी जांच चाहिए, मंत्री, सलाहकार, सुरक्षा अधिकारी, कोई भी अपवाद नहीं। अनिल चौंक गया। सर, इसका मतलब? मोदी जी ने दृढ़ स्वर में कहा, किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि मुझ पर भी नहीं। दोस्तों, अगले 72 घंटे प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर जैसे किसी अदृश्य तूफान की तरह गुजरे। फाइलें खंगाली गईं, कॉल रिकॉर्ड देखे गए, गुप्त निगरानी शुरू हुई। लेकिन सच तो ये है कि जितना गहरा वे खोदते उतना ही गहरा रहस्य फैलता जा रहा था। तीसरे दिन सुबह अनिल एक मोटी सी फाइल लेकर मोदी जी के पास आया। उसके चेहरे पर तनाव साफ था। उसने धीरे से कहा, सर, ये नाम आपको चौंका देगा। मोदी जी ने फाइल खोली और दोस्तों, यकीन मानिए, उस नाम को पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो नाम था राजीव। हाँ, वही राजीव, उनका सबसे करीबी सुरक्षा अधिकारी,
जो पिछले 15 साल से उनकी परछाई की तरह साथ था, जिसने उन्हें अनगिनत बार जान से बचाया था। दोस्तों, मोदी जी ने तुरंत फाइल बंद की। उनका मन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे। राजीव के कुछ गुप्त बैंक खातों में हाल ही में भारी रकम आई थी और कुछ कॉल ऐसे नंबरों पर किए गए थे जो देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े माने जाते थे। लेकिन मोदी जी जानते थे, कभी कभी सबूत भी सच का पूरा चेहरा नहीं दिखाते। हो सकता है कोई राजीव को फंसा रहा हो, या हो सकता है सचमुच वही गद्दार हो। और दोस्तों, इसी दुविधा में वो खड़े थे, तभी आदित्य ने उनके कमरे में आकर एक और रहस्य उगल दिया। अगर आप इस शख्स को पहचानने में देर करेंगे तो हमला आपकी आंखों के सामने होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मोदी जी के पास वक्त कम था और शक बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, अब कहानी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। मोदी जी ने ठान लिया कि अगर सच सामने लाना है तो उन्हें खुद खेल में उतरना होगा। लेकिन यह खेल सीधा नहीं था। ये एक ऐसा जाल था जिसमें दुश्मन को खुद आकर फंसना था। रात का समय था। प्रधानमंत्री आवास का एक गुप्त कमरा, जहां सिर्फ चुनिंदा लोग ही आ सकते थे। वहां मोदी जी, अनिल और राजीव मौजूद थे। मोदी जी ने दोनों के सामने एक नकली खुफिया रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट में लिखा था कि वो अगले हफ्ते एक बेहद गोपनीय मीटिंग के लिए कश्मीर जाने वाले हैं। असलियत में ऐसी कोई मीटिंग थी ही नहीं। दोस्तों, यह रिपोर्ट असली नहीं थी, लेकिन इसका मकसद था देखना कि यह खबर बाहर कैसे और किसके जरिए निकलती है। मोदी जी ने इस बात को ऐसे पेश किया जैसे ये बिल्कुल गुप्त हो और सिर्फ इन दोनों को पता हो। अगले ही दिन से खुफिया एजेंसियों ने हर फोन कॉल, हर ईमेल, हर हलचल पर नजर रखनी शुरू कर दी। और दोस्तों, 2 दिन बाद वो कॉल आ ही गया। एक विदेशी नंबर पर दिल्ली से कॉल किया गया, जिसमें कश्मीर वाली नकली मीटिंग की पूरी जानकारी दी गई थी। जब लोकेशन ट्रेस हुई तो सब दंग रह गए। कॉल प्रधानमंत्री आवास के भीतर से किया गया था और उस समय उस कमरे में सिर्फ राजीव मौजूद था। दोस्तों, अनिल ने जैसे ही यह खबर मोदी जी को दी, उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। शायद कहीं ना कहीं वो इसके लिए तैयार थे। लेकिन यह भी सच था कि राजीव की आंखों में झांकते हुए उनके दिल में अब भी सवाल था। क्या वो सच में गद्दार है या कोई उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? इसी उधेड़बुन में अगले दिन मोदी जी ने राजीव को अपने साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ले जाने का फैसला किया, जहां असली जाल बिछाया गया था। भीड़, मंच, कैमरे और एक गुप्त टीम जो हर हरकत पर नजर रख रही थी। दोस्तों, और फिर ठीक उसी वक्त भीड़ के बीच से एक साइलेंसर लगी पिस्तौल की चमक दिखी और एक गोली सीधी मोदी जी की तरफ बढ़ी। दोस्तों, अब वो पल आ गया था जिसके बारे में आदित्य शुरू से चेतावनी देता आ रहा था। मंच पर मोदी जी खड़े थे। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन उनके कान सिर्फ अपने सुरक्षा दल की वॉकी टॉकी की फुसफुसाती हुई आवाजें सुन रहे थे। अनिल की आवाज कान में आई, सर, सावधान रहिए, कुछ गड़बड़ है। और दोस्तों, तभी भीड़ के बीच से धूप में एक हल्की सी चमक दिखी और अगले ही सेकंड साइलेंसर लगी पिस्तौल से एक गोली चल पड़ी। वक्त जैसे थम गया। गोली सीधे मोदी जी की ओर आ रही थी, लेकिन तभी सामने से राजीव ने छलांग लगाकर उन्हें गिरा दिया। गोली राजीव के कंधे को चीरती हुई निकल गई। दोस्तों, सब हक्के बक्के रह गए। वो राजीव, जिस पर शक था, जिसने नकली खबर लीक की थी, वही आज अपनी जान दांव पर लगाकर प्रधानमंत्री की जान बचा रहा था। हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया और जब उससे पूछताछ हुई तो सच किसी फिल्म की कहानी जैसा था। असल गद्दार कोई और था जो राजीव को फंसाकर मोदी जी तक पहुंचना चाहता था। राजीव का नाम साफ होते ही मोदी जी के मन से एक भारी बोझ उतर गया। उन्होंने झुककर घायल राजीव का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम पर शक कर बैठा था। राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, आपका बचना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और दोस्तों, इसी दौरान आदित्य चुपचाप मोदी जी के पास आया। उसकी आंखों में संतोष था, जैसे उसने अपना अधूरा काम पूरा कर लिया हो। वो धीरे से बोला, मैंने आपको बचा दिया, अब मैं जा सकता हूं। मोदी जी चौंक गए। कहां? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, जहां से मैं आया था। दोस्तों, अगले ही दिन आदित्य और उसका परिवार बिना किसी को बताए दिल्ली छोड़ गया। न कोई पता, न कोई निशान, बस एक याद और वो सीख
जो मोदी जी के दिल में हमेशा के लिए रह गई कि भरोसा और शक दोनों ही सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है भरोसा और सबसे बड़ा खतरा है बेवजह का शक। कभी कभी सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं वही हमारी ढाल बन जाता है। आदित्य चला गया, लेकिन अपने पीछे एक सबक छोड़ गया कि सही वक्त पर सही फैसला सिर्फ जिंदगी ही नहीं, पूरे देश को बचा सकता है। दोस्तों, हमें पता है कि आप में से कुछ लोग इस कहानी को सच मानेंगे और कुछ लोग इसे महज एक कल्पना समझेंगे, लेकिन आपका जो भी विचार हो, हम उसे जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देश या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी हमें बताना मत भूलिए, क्योंकि जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हमें अगली कहानियों के लिए और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।